सभी को नमस्कार। मैं राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट दौसा से असिस्टेंट प्रोफेसर बिन्नी साहू हिस्ट्री से। विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल ईयर में चलने वाले ब्रिटिश सत्ता का विस्तार एवं संगठन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन के बारे में पढ़ा और इसमें जाना कि किस प्रकार अंग्रेज है जो अन्य यूरोपीय शक्तियों को हरा करके अपना स्थान भारतीय मानचित्र पर अंकित करते हैं। उसके पश्चात ये प्रारंभ में अंग्रेज व्यापारी बन के आए थे और धीरे धीरे इन्होंने भारतीय जो राजनीति है या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसमें प्रत्यक्षतः हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया गया। हमने आपको पहले भी बताया था इसके अंतर्गत कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। ये एक व्यापारिक कंपनी थी जिसका उद्देश्य इंडिया या ईस्ट इंडियन जो क्षेत्र थे मानचित्र में हम देखें तो वहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा व्यापार करना था और व्यापार के माध्यम से अपनी शक्ति अर्जित करना था। हमने आपको पहले बताया था कि यूरोपीय शक्तियों में जैसे प्रारंभ में आपको पता है पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, लेकिन अंत में अंग्रेज़ों ने अपना स्थान अर्जित किया और यूरोपीय शक्ति में अंग्रेज़ों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। हम पूर्व में भी आपको बता चुके हैं कि अंग्रेज व्यापारी बन के आए थे और जो अंग्रेजी इतिहासकार हैं जैसे सर जॉन सीले है, अल्फ्रेड लॉयल है, ली वार्नर है आदि जो ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश शक्ति के जो पैरोकार हैं, ब्रिटिश जो भारत के अंतर्गत जो ब्रिटिश सत्ता है उसका समर्थन करने वाले जो इतिहासकार हैं उनका कहना था कि अंग्रेज यहाँ पर भारत में व्यापार करने आए थे। उनका यहाँ पर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, ये महज एक संयोग था। और कहा भी जाता है, कई बार यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है कि अंग्रेज भारत आए थे व्यापारी बन कर के और उन्होंने बेखबरी में ही भारत को जीत लिया, जबकि राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं या अन्य भारतीय इतिहासकार हैं उनका कहना था कि अंग्रेज़ों ने बेखबरी में भारत को नहीं अपितु एक सुनियोजित ढंग से भारत को जीतने की कोशिश की या भारत पर अपना आधिपत्य बनाने की कोशिश की। उनकी एक सोची समझी चाल थी, एक योजनापूर्ण तरीके से उनकी क्रियान्विति थी, ऐसा भारतीय इतिहासकार मानते हैं। अब हम ब्रिटिश सत्ता के विस्तार के अंतर्गत बंगाल के अंतर्गत जो अंग्रेज है या हम कहें बंगाल और अंग्रेज है या अंग्रेज़ों के बंगाल के साथ संबंध है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए 1707 के अंतर्गत औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और मुग़ल जो ढांचा है वो धीरे धीरे लड़खड़ाने लगा था और 1707 के बाद जो उत्तरकालीन मुग़ल है उसको मुग़लों का विघटन भी कहा जाता है। धीरे धीरे आगे जाकर के हम देखेंगे कि मुग़लों का निरंतर पतन होता रहता है, जिससे जो क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं वह स्वतंत्र हो जाती हैं और उन्हें अपना क्षेत्र के अंतर्गत जो मुग़ल सत्ता है उससे हट कर के अपना अस्तित्व कायम करने का मौका मिल जाता है। ऐसा ही मौका मिला मुर्शीद कुली खां को बंगाल के अंतर्गत। उसने मुग़लों की लचर व्यवस्था को देख कर के स्वयं को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और बंगाल पर वह अपना शासन स्थापित करने लगा। उसके पश्चात मुर्शीद कुली खां के बाद 1727 में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात उसका दामाद है शुजाउद्दौला है वो उसका उत्तराधिकार बनता है और उसके पश्चात वो बंगाल पर शासन करता है। शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सरफराज खां उसका उत्तराधिकारी बनता है, किंतु जो सरफराज खां है वो एक निर्बल शासक होता है, आक्रमण्य शासक था, इसलिए ऐसी परिस्थिति में अलीवर्दी खां को अपना मौका
अपने को ऊंचा उठाने का मौका मिला। अलीवर्दी खां सरफराज खां के समय उसका एक सूबेदार था जिसके इरादे मजबूत थे, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, पराक्रमी सैनिक व्यक्ति था। उसने 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने अपने स्वामी सरफराज खां पर आक्रमण किया और युद्ध में सरफराज खां परास्त हुआ और मारा गया और अलीवर्दी खां बंगाल का सूबेदार बन बैठा और कमज़ोर जो मुग़ल सम्राट था उसने अलीवर्दी खां को मंजूरी दे दी। अब हम आगे बात करेंगे कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या स्थिति थी, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि अलीवर्दी खां तथा अंग्रेज़ों के संबंध कैसे थे। अब हम बात करेंगे अलीवर्दी खां और बंगाल के बारे में। देखिए, इसके बारे में अलीवर्दी खां के बारे में बढ़ने से पहले हम एक बात और बताना चाहेंगे आपको दस्तक के बारे में। दस्तक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आरएस जो मुख्य परीक्षा है उसमें 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न है कि दस्तक क्या है, और हमारे भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जब हमारा प्रश्न पत्र होता है उसमें अति लघुत्मक प्रश्न के अंतर्गत दस्तक के बारे में पूछा जा सकता है। और आधुनिक भारत को जब हम पढ़ते समय विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि जो टर्मिनोलॉजी है शब्दों की वो हम उनको समझें, ताकि आधुनिक भारत के इतिहास को समझने में हमें आसानी हो। देखिए, दस्तक क्या था? एक विशेषाधिकार था। अब ये विशेषाधिकार किसको मिला हुआ था? ये विशेषाधिकार अंग्रेजों को मिला गया था। ये कब सबसे पहले, हालांकि इसकी पूर्व भी कई संकल्पना है, लेकिन 1717 में फ़र्रुख शियर के द्वारा, मुग़ल सम्राट फ़र्रुख शियर के द्वारा अंग्रेजों को प्रदान किया गया था। अब ये क्या था? दस्तक एक विशेषाधिकार, या जिसे हम अनुज्ञा पत्र, लाइसेंस या परमिट के नाम से हम जान सकते हैं कि ये एक प्रकार का परमिट था या अनुज्ञा पत्र था जो अंग्रेजों को मिला हुआ था, जिसे दिखा करके अंग्रेज उस क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार करते थे और व्यापार करने के दौरान उन्हें किसी प्रकार की कोई चुंगी या किसी प्रकार का कोई टैक्स भारतीय शासकों को नहीं देना पड़ता था। कुल मिलाकर के मुग़ल सम्राट के द्वारा अंग्रेजों को एक विशेषाधिकार दिया गया, उनको एक राहत दी गई जिससे वो आसानी से अपना व्यापार कर सके। तो दस्तक को लेकर के अलीवर्दी खां तथा अंग्रेजों के बीच में विरोधाभास रहते थे। आगामी जब हम सिराज के साथ अंग्रेजों के संबंध पढ़ेंगे तो दस्तक एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर के आता है, और अलीवर्दी खां और अंग्रेजों के साथ उसके संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं रहे। अलीवर्दी खां ये मानता था कि अंग्रेज उसके क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में प्राप्त करने वाला जो मुनाफा है उसका कुछ अंश कंपनी यानी अंग्रेज नवाब को दें, किंतु ऐसा नहीं हुआ। इस कारण से भी उसके संबंध तनावपूर्ण थे। इसके अलावा कर्नाटक के जो युद्ध हुए, हमने पहले चर्चा की है कि कर्नाटकों के युद्ध हुए जिसके अंतर्गत फ्रांसीसी और अंग्रेज 2 बड़ी सत्ता है, उसमें से अंग्रेज बाहर आकर के निकले। तो उन कर्नाटक के युद्ध के बाद उनके हौसले बुलंद हो गए, अंग्रेजों के आत्मविश्वास बहुत अधिक बढ़ गया, अत्यधिक महत्वाकांक्षा बढ़ गई और उन्होंने अपनी स्थिति अब बंगाल में मजबूत करने की कोशिश की। तो ये कई कारण थे जो अलीवर्दी खां समझ गया कि भारत के अंदर अंग्रेज़ों की स्थिति बहुत मजबूत है, इतनी आसानी से उसको नकारा नहीं जा सकता है। एक किसी प्रमुख इतिहासकार ने कोटेशन भी कहा है अलीवर्दी खां के संबंध में कि अलीवर्दी खां का कहना था कि अंग्रेज उस मधुमक्खी के समान है कि यदि उनको, अगर वो छत्ते पे लटकी हुई हैं, यदि उनको नहीं छेड़ा जाए तो शहद हमें प्राप्त देंगी, और यदि हम उनको छेड़ेंगे तो वो हमें काट खाएंगी। इसलिए अंग्रेज़ों के ज़्यादा उनके इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अलीवर्दी खां की पॉलिसी थी। इसके बाद 1756 के अंतर्गत अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका जो नवासा रहता है सिराजुद्दौला, वह बंगाल की गद्दी पर बैठता है। हालांकि अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थीं, जिसमें सिराज के अतिरिक्त अन्य भी बंगाल के नवाब के लिए दावेदार थे, किंतु फाइनली सिराज है वह
गद्दी पर बैठा और गद्दी के बैठने पर हालांकि जो उसके अलग जो उसकी मौसी थी घसीटी बेगम है या परिवार के अन्य जन थे वो ये नाराज़ थे, खुश नहीं थे कि सिराज गद्दी पर बैठे। किंतु अलीवर्दी खान ने अपने जीवन काल में ही सिराज को अपना उत्तराधिकार घोषित कर दिया था, इसलिए सिराजुद्दौला बंगाल की नवाब की गद्दी पर बैठा। अब हम चर्चा करेंगे सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष के कारण, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि प्लासी के युद्ध के कारण, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो संघर्ष के कारण है वही प्लासी के युद्ध के कारण बने। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण के अंदर हम बात करेंगे कि अंग्रेज़ों ने जो सिराज है उसके जो विरोधी हैं, जैसे घसीटी बेगम उसकी मौसी है, राय दुर्लभ है और उसका जो दीवान का पद है उसके पद से राय दुर्लभ को हटा देना, जगत से एक व्यापारी था, शौकत जंग उसका परिवार के सदस्य थे, मीर जाफ़र है वो उसका सेनापति था, जो इससे नाराज़ थे सिराज की गद्दी पर बैठने पर, या सिराज के द्वारा उनको कई बार अपमानित या पद को छीन लिया गया था, इसलिए वह अंग्रेज़ों के पक्ष में थे और अंग्रेज़ों को लगता था कि यदि वो उनके विरोधियों का साथ देंगे, सिराज के विरोधियों का साथ देंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं अधिक सफलता मिलेगी, तो उनका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए डेफिनेटली इससे सिराज और अंग्रेज़ों के संबंध खराब होने थे, क्योंकि उसके विरोधियों को उन्होंने शरणार्थी के रूप में शरण दे रखी थी या साठगांठ कर रखी थी, जो कि सिराज को पसंद नहीं थी। अगला बिंदु हम देखेंगे इसके अंतर्गत अंग्रेज़ों के प्रति संदेह रखना। सिराज है वह अंग्रेज़ों के प्रति संदेह रखता था। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों की कार्यवाही को वो नियंत्रित करना चाहता था, जिसके फलस्वरूप उसने कई ऐसे कार्य किए अंग्रेज़ों के प्रति। वो हालांकि प्रारंभ में सिराज बहुत पॉजिटिव था, अंग्रेज़ों के प्रति सहानुभूति रखता था, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे उसे अंग्रेज़ों की सच्चाई का पता चलने लगा तो उसने उसके प्रति संदेहपूर्ण व्यवहार करना शुरू कर दिया। अगला मुद्दा है या अगले झगड़े का कारण है व्यापारिक झगड़ा। देखो, व्यापारिक झगड़े के अंतर्गत दस्तक का दुरुपयोग। दस्तक के दुरुपयोग के अंतर्गत हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, या फिर अंग्रेज़ों के द्वारा दस्तक का दुरुपयोग किस प्रकार से किया जाता था। इसको हम देखेंगे कि जो दस्तक है वह अंग्रेज़ों को विशेष अधिकार के रूप में मिली हुई थी, लेकिन ये एक पास था, ये एक परमिट था जो कोई भी व्यक्ति ले जा कर के उस क्षेत्र के अंतर्गत चुंगी से बच सकता था। अंग्रेज़ों ने इस दस्तक को भारतीय व्यापारियों को बेचना शुरू कर दिया, जिससे नवाब के राजस्व में घाटा होने लगा। इसके अलावा कंपनी के अन्य सदस्य भी दस्तक का चुंगी बचाने के लिए या अपने निजी लाभ के लिए इसका प्रयोग करने लगे, जिससे नवाब के राजस्व में घाटा होने लगा। यह भी एक बड़ा कारण निकल करके आता है अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष का। इसके अलावा अगला बिंदु है कलकत्ता की किलेबंदी करना। देखिए, अंग्रेज़ों द्वारा नवाब की कई बार आदेशों की अवहेलना की जाती थी। जब नवाब ने कहा कि कलकत्ता की किलेबंदी नहीं की जाए तो फ्रांसीसियों ने तो अपने आप को रोक लिया, लेकिन अंग्रेज़ों के हौसले बुलंद थे, उन्होंने नहीं माना। अपितु किलेबंदी तो दूर, किले के बाहर खाई खुदवाना शुरू कर दिया गया और खुल्लम खुल्ला नवाब के आदेशों की अवहेलना शुरू कर दी। इसके अलावा कई बार नवाब ने शांति के प्रस्ताव अंग्रेज़ों को पहुंचाए, लेकिन उनको ठुकरा दिया गया। तत्पश्चात नवाब ने अंग्रेज़ों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई शुरू कर दी और सैनिक कार्रवाई के अंतर्गत सबसे पहले नवाब ने कासिम बाजार पर आक्रमण किया। इस आक्रमण को अंग्रेज सहन नहीं कर सके और नवाब अत्यंत मजबूत था। यह आक्रमण 4 जून 1756 के अंतर्गत मुर्शिदाबाद के पास में कासिम बाजार की फैक्ट्री पर हुआ, जिसमें पहले अंग्रेज अधिकारी वॉटसन ने समर्पण करा, लेकिन वह नवाब के आगे टिक नहीं सका। तत्पश्चात कलकत्ता के गवर्नर डैक ने
भी लड़ने का निश्चय लिया, लेकिन वह भी सफल नहीं हो सका। इसके पश्चात किले की रक्षा का भार हालवेल के पास आया। हालवेल ने भी अंततः नवाब के आगे समर्पण कर दिया। अगला वेरी इम्पोर्टेंट घटना है काल कोठरी की घटना। देखिए, काल कोठरी की घटना बहुत इम्पोर्टेंट घटना है, जो कि एक मेजर कारण माना जाता है। हालांकि इस घटना के संबंध में भी अनेक प्रश्न चिन्ह है, वो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे इसी के अंदर। 20 जून 1756 के अंतर्गत ये घटना घटी। इस घटना के अंतर्गत कहा जाता है, माना जाता है कि 18 फुट लंबी व 15 फुट चौड़ी एक काली कोठरी में नवाब ने 146 अंग्रेजों को ठूस दिया, जिसमें से 123 व्यक्ति मर गए और केवल 23 व्यक्ति ही बचे। जिसके अंतर्गत जो ये घटना थी, ये जून मास के अंतर्गत भयंकर गर्मी में की गई। अंग्रेजों को बंदी बनाया गया और इसके अंतर्गत रात भर उनको कोठरी में बंद कर दिया गया और सुबह निकाला तो 146 व्यक्तियों में से 123 व्यक्ति मारे गए, केवल 23 ही बचे। इस घटना का हमें विवरण एक हालवेल नामक अंग्रेज अधिकारी है, उसके एक पत्र में मिलता है। इतिहास में से काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना के अंतर्गत जानते हैं। हालांकि इस घटना को लेकर के इतिहासकारों में अनेक मतभेद हैं। कुछ लोग इसे मानते हैं और कुछ लोग इसे नकारते हैं। भारतीय जो प्रमुख इतिहासकार हैं, डॉक्टर भोलानाथ तथा ब्रजेन गुप्ता ने इस घटना की छानबीन की और इसकी सत्यता को नकार दिया। उन्होंने जो अपना रिसर्च किया, उस रिसर्च में उन्होंने बताया, खंडन करते हुए, कि ये जो घटना है उसका तत्कालीन जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, जैसे रायस उस सलातीन या अन्य जो तत्कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ है, उसका इस घटना का उसमें उल्लेख नहीं मिलता है। नंबर दो बात थी कि 18 फुट लंबी तथा 15 फुट चौड़ी जो काल कोठरी है, उसमें 146 व्यक्तियों को ठूसना गणितीय हिसाब से असंभव है। ये चीज़ इस बात को भी खंडन करती है। नंबर 3, जो हालवेल है उसके व्यक्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है कि वो एक झूठा व्यक्ति के रूप में उसे इतिहास में देखा गया है। इसके अलावा हालवेल ने इसके मीर जाफ़र के समय में भी ऐसी एक घटना बताई गई कि रातों रात असंख्य अंग्रेज़ों को उसने मरवा दिया गया। इस प्रकार से हालवेल के व्यक्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। इसके बाद जो अंग्रेज अधिकारी हैं क्लाइव तथा वॉटसन, जिन्होंने इस घटना को नकार दिया। इसके पश्चात 1757 के अंतर्गत जो अलीनगर की संधि हुई थी, उसके अंतर्गत काल कोठरी की घटना से संबंधित अंग्रेजों ने किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मांगा। तो इससे ये साबित होता है कि ये घटना नहीं हुई है, क्योंकि अगर ऐसी घटना घटित होती तो अंग्रेज इसकी क्षतिपूर्ति का मुआवजा सिराज से जरूर मांगते। इसके पश्चात 1757 के अंतर्गत ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर के अंग्रेजों जो हैं उन्होंने और सिराज के मध्य 1757 के अंतर्गत अलीनगर की संधि होती है, जो कि ये संधि अंग्रेजों के पक्ष में रहती है। इसलिए सिराज इस संधि से क्षुब्ध रहता है और ये संधि हालांकि की जाती है, लेकिन ये संधि निर्णायक संधि के रूप में निकल करके नहीं आती है, क्योंकि ये संधि के सभी पक्ष अंग्रेजों के पक्ष में थे। सिक्के ढालने की अनुमति अंग्रेजों को दे दी गई, किलेबंदी की अनुमति अंग्रेजों को दे दी गई, व्यापारिक सुविधा प्रदान की गई, दस्तक को और अधिक मान्यता प्रदान की गई। नवाब द्वारा जो अंग्रेजों से विजित या अधिकार करी हुई फैक्ट्रियाँ है, वो अंग्रेजों को उन्होंने लौटा दी। इन सुविधाओं के बदले में नवाब ने को उन अंग्रेजों ने सुरक्षा का आश्वासन दिया, लेकिन यह संधि अंग्रेजों के तो काफ़ी लाभदायक हुई, लेकिन सिराज के लिए ये अपमानजनक संधि थी। क्लाइव ने संधि के द्वारा कंपनी के लिए बहुत सारे अधिकार प्राप्त कर लिए, किंतु नवाब इस संधि से क्षुब्ध था। अतः दोनों स्थिति में संघर्ष होना अवश्यंभावी ही लग रहा था और बाद की घटनाओं ने और काम आसान कर दिया। इस प्रकार हमने देखा कि प्लासी के युद्ध से पहले बंगाल की क्या स्थिति थी,
यह अंग्रेज किस प्रकार से व्यापारी बन कर के भारत में आए थे और किस प्रकार से उन्होंने भारत की राजनीति में प्रत्यक्षतः हिस्सा लेना शुरू कर दिया गया और भारत की जो सबसे अधिक जो राजस्व वाला क्षेत्र था बंगाल, जिस पर अंग्रेज़ों ने अपना नियंत्रण कर लिया। कहा भी जाता है कि डुप्ले जो चीज़ वहाँ पर मद्रास में खोज रहा था, वह खोज या वह कुंजी तो क्लाइव ने बंगाल में खोज निकाली। अर्थात बंगाल की संपन्नता को लेकर के ये बात कह गई है। इस प्रकार हमने प्लासी के युद्ध के कारणों के या ब्रिटिश सत्ता के बंगाल के अंदर विस्तार की हमने चर्चा की है। अगले हमारे टॉपिक के अंतर्गत हम प्लासी के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।